देख। जेल यानी कि कैदियों को कानूनी रूप से सबक सिखाकर उन्हें सुधारने का ठिकाना। पर महाराष्ट्र की तमाम जेलों में बंद कैदी सुधर ही नहीं रहे हैं, बल्कि गैर कानूनन गतिविधियों में लिप्त नजर आ रहे हैं। एक बार फिर कुछ इसी तरह का देखने को मिला है महाराष्ट्र की सबसे सुरक्षित जेल माने जाने वाली येरवडा जेल में, जहां की अंडा सेल में मोबाइल बरामद हुआ है। यह खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र की 3 सबसे अहम माने जाने वाली जेल की स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के आर्थर रोड जेल की। आर्थर रोड जेल का निर्माण सन 1926 में किया गया था। यह मुंबई की सबसे बड़ी और पुरानी जेल है। 1994 में इसका दर्जा बढ़ाकर केंद्रीय कारागार कर दिया गया था और इसमें करीब 1050 कैदियों को रखा जा सकता है। हालांकि इसमें मौजूदा समय में 3000 से भी ज्यादा कैदियों को रखा गया है। जेल में प्रवेश केवल एक ही अति सुरक्षित गेट से किया जाता है, जिसमें केवल विशेष अनुमति धारक यानी कि पास धारक, अदालती कर्मचारी, वकील, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी ही जा सकते हैं। इन विशेष पास को विशेष कंप्यूटर स्कैन करते हैं। प्रवेश करने वाले लोगों के बारे में पहले से कंप्यूटर में जानकारियां दर्ज होती हैं। हर व्यक्ति को प्रवेश करते और बाहर निकलते वक्त अपना नाम और पास नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करना होता है। इस जेल को विचाराधीन कैदियों के लिए बनाया गया है और जिन्हें सजा सुना दी जाती है वह राज्य के अन्य कारागारों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। आर्थर रोड जेल में डी कंपनी, गौली गैंग, छोटा राजन गैंग के कई खूंखार गैंगस्टर बंद है, पर इन सब के बावजूद जेल प्रशासन जेल को सुरक्षित बनाने में असफल होता नजर आया है और अक्सर जेल में से मोबाइल और अन्य प्रतिबंधात्मक सामान मिलते रहे हैं। आर्थर रोड जेल के बाद एक नजर डालते हैं नवी मुंबई की तलोजा जेल पर। विचाराधीन कैदियों के लिए बना यह जेल कितना सुरक्षित है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1993 के बम धमाकों का आरोपी अबू सलेम पर पिछले साल इसी जेल में हमला हुआ, जहां उस पर फायरिंग की गई थी और जिसमें वह घायल भी हुआ था। और यह हमला देवेंद्र जगताप नाम के एक कैदी ने की थी, जो कि एडवोकेट शाहिद आजमी हत्याकांड मामले में आरोपी है। यानी कि तलोजा जेल भी सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से चुस्त नहीं है। इस जेल में कई खतरनाक अपराधी बंद हैं। जानकारों की माने तो अब भी जेल में से कई खूंखार गैंगस्टर अपना काला धंधा चला रहे हैं और आरोप मौजूदा पुलिस वालों पर ही लग रहा है। अंडा सेल का सबसे पहले जो कैदी थे अंडा सेल की हिस्ट्री में, वो जनरल वैद्या का जो असैसिनेशन हुआ था पूना में, उसके जो 3 किलर थे, जिंदा, सुखा, निर्मल, उनके लिए अंडा सेल बनाया गया था। टेररिस्ट हो या सीरियल किलर किस्म के जो कैदी होते हैं वो, और सजा ज़ाब्ता जिनको सजा हो चुकी होती है वो रखे होते हैं, बड़े हार्डन क्रिमिनल जिनकी या तो जिंदगी को खतरा हो या वो किसी जिंदगी का खतरा बन सके। तो इस किस्म के कैदी के पास अगर मोबाइल फोन पहुंचता है कि ये बहुत बड़ी एक क्रिमिनल एक्ट है और जरूर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको एक्शन भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पुणे के येरवडा जेल की, जहां के अंडा सेल के भीतर से मोबाइल बरामद हुआ है और यह मोबाइल सेल में बंद शरद मोहल गिरोह के एक सदस्य के पास से मिला है। अंडा सेल जेल का सबसे सुरक्षित सेल माना जाता है और इसी सेल में फांसी से पहले आतंकी अजमल आमिर कसाब को भी रखा गया था। ऐसे सुरक्षित जेल के भीतर से मोबाइल मिलने के बाद अब सनसनी फैल गई है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब येरवडा जेल में इस तरह से मोबाइल मिला हो। इससे पहले भी जेल अधिकारियों की मेहरबानी से कैदियों को अच्छा भोजन, शराब और गद्दा तकिया जैसी सुविधाएं मिलती रही हैं। येरवडा जेल में कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 55 सीसीटीवी के अलावा गैर कानूनी वस्तुओं को वहां लाने पर रोक लगाने के लिए बैग स्कैनर लगाए गए हैं, मगर इस घटना ने भी सभी को हैरत में डाल दिया है। अंडा सेल के पास कुछ मोबाइल पाए जाने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पहले ही जेल के भीतर बंद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को शराब मुहैया करवाने का आरोप भी लगा था। अब मोबाइल मिलने से उन आरोपों को बल मिलता नजर आ रहा है। रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। एक ही परिवार के जब
5 लोगों ने मौत को गले लगा लिया तो पूरा सूबा सहम गया। वारदात सूरत की है। पुलिस खुदकुशी के कारणों को जानने में जुट गई है। पहले की अपने तीनों बच्चों की हत्या, बाद में पति पत्नी ने लगाया मौत को गले। जी हां, ये दिल दहला देने वाली वारदात है गुजरात के सूरत शहर की, जहां पर स्थित पांडेसरा इलाके में रहने वाले आनंद भाई रघुकुल टेक्सटाइल कंपनी में बतौर अकाउंटेंट कार्यरत थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने अपने ही तीनों बच्चों की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर अपनी पत्नी के साथ खुद को मौत के हवाले कर दिया। ये बात अब तक किसी को भी समझ में नहीं आ रही। 47 वर्षीय आनंद ने अपनी 2 बेटियों नूतन और प्रगाथा, इसके साथ ही बेटे जयेश को पहले मौत के घाट उतारा। उसके बाद खुद पति और पत्नी ने मिलकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सूरत पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या है जो आनंद ने इतना बड़ा कदम उठाया। क्राइम डेस्क, लमन न्यूज, गुजरात। क्या नए कानून के बाद भी सीबीआई निष्पक्ष जांच कर पाएगी? दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों की वजह से आती है समस्या। इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत। पुलिस थाने का नाम सुनते ही बड़े बड़ों की घिघिया बन जाती है, लेकिन इन चोरों की कारस्तानियां तो देखिए। इन्होंने पुलिस की आंख से ही काजल चुरा लिया। चौंकिए नहीं, यह खबर गलत नहीं बल्कि सच्चाई है। वो सच्चाई जिसने पुलिस की कार्यशैली पर ही प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया है। गौरतलब हो कि नेवल डिपार्टमेंट में हेराफेरी कर कुछ लोगों ने तकरीबन 28 लाख रुपए उड़ा लिए थे, लेकिन कड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उरन पुलिस ने कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी के कुल 28 लाख रुपए बरामद कर लिए थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उरन पुलिस ने चोरी के जो रुपए बरामद किए थे, वही रुपए उरन पुलिस स्टेशन के भीतर से ही चोरी हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पुलिस अपने थाने की सुरक्षा नहीं कर पाई, वो नागरिकों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी? पुलिस स्टेशन में हुई 28 लाख रुपयों के चोरी की इस बड़ी वारदात ने पुलिस को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिससे उरन पुलिस की प्रतिष्ठा ही दांव पर लग गई।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त उरण पुलिस थाने में मौजूद हूं, जहां पर बीती रात की घटना है कि पुलिस के पास मौजूद यानी कि रिकवर किए गए रुपए चोरी हो गए। वो भी इक्का दुक्का रुपए नहीं है, कुल मिलाकर 28 लाख रुपए हैं जो पुलिस थाने में जमा था। और ताजुब की बात यह है कि पुलिस थाने से वो रुपए गायब हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पुलिस के ऊपर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली गई है, अगर उसी सुरक्षा रक्षक के घर में चोरी हो जाए तो समझा जा सकता है कि समाज की सुरक्षा वो कितने ढंग से करते होंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पुलिस थाने के करीब जो है, यह आप देख रहे हैं, यहाँ पर यह पुलिस का ही दूसरा गोपनीय कक्ष है, वहां पर गुन्हे प्रकटीकरण का कक्ष है, और जो पीछे आप मेरी तरफ देख रहे हैं वो मुद्देमाल कक्ष है, जहां पर वो रुपए रखे गए थे। आप देख सकते हैं वो मुद्देमाल कक्ष जहां पर रुपए रखे गए थे। इवन पुलिस किसी के घर में अगर कोई झगड़ा होता है या कोई जेवरात का मामला हो, चाहे रुपए का मामला हो, तो सब यहीं जमा किए जाते हैं और उसके बाद वो कोर्ट के जरिए छुड़ाया जाता है। लेकिन ये जो मुद्देमाल कक्ष के अंदर 28 लाख रुपए रखे गए थे वो अचानक गायब हो गए। लेकिन उसे चुराने वाला कौन है, इसका सुराग पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। अंधेरे में तीर चला रही है पुलिस कि वो रुपए अगर चुराए तो किसने। कैमरा पर्सन बालू के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब आजाद होने जा रही है। लोगों का मानना है कि यह अब निष्पक्ष जांच कर पाएगी, बिना दबाव के जांच कर पाएगी। लेकिन सीबीआई की राह इतना आसान नहीं। सीबीआई को कई नाम दिए गए, मगर इसे उन लोगों ने या उन राजनीतिक दलों ने तोता कहना शुरू कर दिया जिसे इसकी कार्यप्रणाली से शिकायत थी। बहुत ही अच्छा निर्णय है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि 1997 में मेरे ख्याल से ऐसा एक निर्णय हो गया था। फिर एनडीए की सरकार आने के बाद में ये बाबू लोग इकट्ठे हो गए और फिर उन्होंने उसके अंदर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर फिर से एक तब्दीली लाई और 6A करके एक धारा लगा दी और फिर से वो बंद हो गया। ऐसे लगता है, समझ लीजिएगा, कि सरकार को भ्रष्टाचार खत्म नहीं करने का है। ऐसे लगता है कि बस ऊपर ऊपर कुछ करते रहो लेकिन जड़ तक जाओ ही मत। अब ये भी होने के बाद में ये मत समझना कि आगे चल के कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। अब क्या हो गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए सोच लीजिएगा कि बस शुरुआती इंक्वायरी जो है उसके लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद में आगे फिर सरकार के पास जाना पड़ता है और कई सालों तक वहां पर डिसीजन नहीं होता है, निर्णय ही होता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, तो फिर ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सीबीआई के ऊपर। असल में क्या है कि सीबीआई को एक स्वतंत्रता, ऑटोनोमस जिसको कहते हैं, इस तरह के एक स्वायत्त संस्था बननी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। सीबीआई पर भी कई बार आरोप लगे कि ये वही करती है जो सरकार कहती है, मगर अब सीबीआई नामक तोता एक नई आजादी के साथ उड़ान भर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने धारा 6A के तहत ये फैसला लिया है। एक्चुअली वो जजमेंट इस तरह का है कि जो सेक्शन 6E है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, जिसमें कि जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक के ऑफिसर्स पे कोई एक्शन या इवन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो ये बिल्कुल सही जजमेंट है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की परमिशन मांगोगे तो वो सब अलर्ट हो जाएंगे। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन इस तरह की चीज़ है जो शुरू में गुप्त रूप से स्टार्ट होना चाहिए, तब हमको सबसे ज़्यादा क्लू मिलते हैं। और यदि मैं सबको बता दूं कि मैं इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं और वो तो फिर मुझे वो सक्सेस नहीं मिल सकती, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, शायद वही कारण है कि इतने स्कैम मिले हैं। ये तो ऑब्वियस बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज के लेवल के ऑफिसर के बारे में जो जजमेंट है, ऑब्वियसली वो चीज़ पॉलिटिशियंस के बारे में भी होनी चाहिए। और वैसे जब जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज रैंक के ऑफिसर्स पे सीबीआई डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर सकेगी तो वो लोग पॉलिटिशियन के दबाव में कुछ हर चीज़ करने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए इनडायरेक्ट इफेक्ट तो उसका होने ही वाला है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि वही पावर पॉलिटिशियंस के बारे में भी होनी चाहिए। अमूमन सीबीआई को किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी,
मगर अब सीबीआई की ये मजबूरी खत्म हो गई है। सीबीआई जॉइंट सेक्रेटरी और इससे बड़े अधिकारियों के खिलाफ अब बिना सरकारी अनुमति के जांच की कार्रवाई कर पाएगी। कई ऐसे केसेस हैं हिंदुस्तान में, डिफरेंट स्टेट्स में, जहां पे सीबीआई ने की परमिशन 3-3, 4-4 साल तक पेंडिंग रही, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और वो बाबू सीबीआई की इंक्वायरी से बचते रहे। और बहुत सारे केसेस जो है वो इसलिए सुलझाए नहीं जा सके क्योंकि सीनियर बाबुओं से पूछताछ नहीं हो सकी। तो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये बहुत बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक था इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का, वो दूर हो गया है। अब सीबीआई को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बाबू दोषी पाया जाएगा या जिसके ये चार्जेस हैं उनको प्रूव करने के लिए सीबीआई को इंडिपेंडेंट राहत मिली है। ये बहुत अच्छा कदम है और इसकी शलाघा करनी चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ता थे। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना है, जिसके तहत सीबीआई अब उन सभी वरिष्ठ संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर पाएगी, जहां पहले सीबीआई हिचकिचाती थी या सरकारी अनुमति का इंतजार करती थी। इससे पहले भी एक बार सीबीआई को इस तरह की छूट दी गई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने एक अलग से आदेश पास करके फिर से जो नकेल थी वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख ली थी। और अभी इस फैसले से बिल्कुल अभी साफ हो जाएगा कि जितने भी अधिकारी हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ सीबीआई डायरेक्टली जांच कर पाएगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर पाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है। सैकड़ों केसेस आज भी गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी पीछे एक और निर्णय आया था कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक टाइम बाउंड फैक्टर दे दिया था कि आप इतने समय में उनको सैंक्शन मिलनी चाहिए, सैंक्शन नहीं मिली तो डीम्ड सैंक्शन हो जाएगी। वो एक स्टेप था इस तरफ। ये दूसरा स्टेप है कि अब कम से कम इंक्वायरी जो है उनकी, जो जिस इंक्वायरी के लिए भी पहले हमें सरकार का मुरीद रहना पड़ता था, वो अब सीबीआई डायरेक्टली कर पाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है। सीबीआई को काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, विभिन्न आदेशों से उनको फ्री कर दिया गया है, काफी हद तक उनको स्वातंत्र्य मिल गया है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें बहुत सारा रास्ता तय करना बाकी है। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों में सीबीआई अब खुलकर नेताओं और बड़े अधिकारियों पर नकेल कस पाएगी, इसकी गुंजाइश अब बढ़ती नजर आ रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सीबीआई की विश्वसनीयता में इजाफा किया है, उससे हर तरफ इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। यानी तय है कि तोता नाम से पुकारी जाने वाली सीबीआई का खौफ अब उन पर नजर आएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अब तक आजाद हैं। मगर तय है कि जल्द ही सीबीआई का नया रूप भ्रष्ट और बड़े अधिकारियों के साथ साथ भ्रष्ट नेताओं की नींद भी उड़ाकर ये साबित करने में सफलता पाएगी कि तोता अब पिंजड़े से आजाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अविंदा आशुतोष, लेमन न्यूज, मुंबई। कहां लगी बिल्डर के घर में सेंध और कौन थे वे चोर, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। कार टेप चोरों का यह गिरोह पलक झपकते ही अपने हाथ की सफाई दिखा जाता और पुलिस को इनकी परछाई तक नहीं मिलती। लेकिन जैसे ये गिरोह नवी मुंबई में दाखिल हुआ, इनका नसीब इनसे रूठ गया। इतनी बड़ी तादाद में कार टेप को देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम आपको टेप के किसी गोडाउन के बैकयार्ड का मंजर दिखा रहे हैं, लेकिन ये टेप किसी गोडाउन में नहीं
बल्कि पुलिस थाने की मेज पर सजे हैं, जिन्हें बड़ी चालाकी से चुराया जाता और बाद में अच्छी कीमतों पर इन्हें चुराने वाले शातिर बेच देते। हाथों में हथकड़ी पहने ये चोर अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए सुनसान जगहों का चयन करते और अपने काम को बड़ी शातिरता से अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते। ये 1 तारीख की रात में पेट्रोलिंग पे हमारे 2 जवान थे, एक जितेंद्र पाटिल और एक संजय पाटिल, दोनों पुलिस नायक है, जो रात को पेट्रोलिंग के दरमियान आयरोली में उन्हें पता चला कि पार्किंग के इलाके में कोई आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो उन लोगों ने वहाँ जाके देखा तो 2 एक्यूज पर्सन वहाँ कार टेप की चोरी कर रहे थे। जैसे पता चला उनमें से एक भाग गया और एक को इन लोगों ने पकड़ा जिसका नाम था राजू पवार, और दूसरा प्रकाश पवार था, वो भाग गया वहाँ से। तो उसके साथ चोरी करते हुए उसका एक टेप रिकॉर्ड वहाँ उसी जगह पे मिला। दूसरे उसके साथ उसके हाथ में 3 और टेप रिकॉर्ड थे। तो तकरीबन 4 ये कार टेप्स बरामद किए गए। उसके बाद एपीआई बंसोड़े और पीएसआई शिंदे और उनका टीम ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे आगे जारी किया। तो उसमें और 2 एक्यूज, जिनमें से एक इसका साथीदार है जिसको उमेश चौहान करके, उसको ही अरेस्ट किया है। नवी मुंबई में जब इस तरह की वारदातें बढ़ने लगी तो पुलिस ने रात में अपनी गश्त बढ़ा दी और ऐसे ही एक गश्ती के दौरान उन्हें कुछ अज्ञात लोगों पर शक हुआ। चूंकि वे लोग पार्किंग में खड़ी गाड़ी के पास मंडरा रहे थे और वजह पूछे जाने पर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जब उन लोगों को पकड़ना चाहा तो वे फरार हो गए, जिसमें से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने जब अपने स्टाइल में पकड़े गए प्यादों से बाकियों के बारे में पूछताछ की तो उन्हें और 2 प्यादों के ठिकानों का पता चला, जिन्हें रातों रात पुलिस ने कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का यह भी दावा है कि पकड़े गए प्यादे किसी बड़े गिरोह के लिए काम करते हैं, जिसके सरगना की तलाश पुलिस बड़ी सरगर्मी से कर रही है। इन लोगों ने बताया पुलिस को कि ये सारे इस इलाके में चोरी किए हुए सारे कार टेप्स उन्होंने इस इजार खान को बेचे। तो कल ये सारा रिकवरी वहाँ से किया। टोटल कुल मिलाकर 34 कार टेप्स की बरामदी अभी तक हुई है। इसमें से और कुछ 4 गिरोह जिसका नाम सामने आया है, उनका शोध पुलिस कर रही जारी है। वो मिलने के बाद मुझे लगता है कि इसमें से और बढ़ोतरी हो सकती है। पुलिस डाल डाल तो आरोपी पात पात। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कड़ी जद्दोजहद और अथक प्रयासों के बाद और कितने आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। पिछले 2 साल के दरमियान नवी मुंबई से सैकड़ों कारों के भीतर के टेप निकाल लिए गए थे और जिसको ढूंढने का प्रयास लगातार नवी मुंबई पुलिस करती रही है, लेकिन अब जाकर पुलिस को कामयाबी मिली है और जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से लाखों रुपए के कार टेप बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में जो 3 फरार आरोपी हैं, उनके पकड़ में आने के बाद हो सकता है कुछ और टेप रिकॉर्डर मिल जाए। कैमरा पर्सन विकास माने के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। चोरों ने उस घर में सेंध लगा दी जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस माथे पे हार धरे बैठी है, वो इसलिए कि चोरों ने एक सुराग तक नहीं छोड़ा। जब पुलिस की गाड़ियां धनधनाते हुए राजकोट के पौष इलाके पंचरत्न सोसाइटी में पहुंची तो लोगों को समझते देर नहीं लगी कि मामला कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस ने किरण नामक बंगलों के पास अपना जमावड़ा लगाया तब पता चला कि शहर के प्रख्यात बिल्डर के घर देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पूरी की पूरी तिजोरी ही साफ कर दी और 2 किलो सोना लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। एक रूम में जो अलमारी थी वो तिजोरी थी लॉकर, उसमें सोना रखा था, बहुत सब ऑर्नामेंट्स उनके परिवार के सभ्यों का। तो आज तपास की तो उनको मिला नहीं और फिर पुलिस को जानकारी दी तो हमने वो सब देखा तो कोई बाहर से कोई एंट्री नहीं हुई है
और ये सोना गायब हुआ है, तो हमने ये उसके लिए ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चालू की है और जानवर जोग लेके हम तमाम एंगल से उनकी तपास कर रहे हैं। वो करीबन 2 किलो सोना है, तो ये 60 लाख के आसपास की कीमत है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। पुलिस दावे कर रही है कि जिस तरह से तिजोरी को तोड़ा गया उससे साफ लग रहा है कि हो न हो चोरी की इस वारदात के पीछे कोई न कोई परिचित जरूर रहा होगा। बहरहाल पुलिस घर के नौकरों के अलावा हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जिसका कभी इस बंगलों से सरोकार रहा था। क्राइम रिपोर्ट के लिए गुजरात ब्यूरो, लेमन न्यूज़। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपराधी भी इस जेलर का नाम सुनते थर-थर कांपता। इतना खौफ था इस जेलर का। आज ये जेलर खुद खौफजदा है। क्या है इसके खौफ का कारण और कहां का ये जेलर, देखिए इस रिपोर्ट में। स्क्रीन पर दिख रहा ये पुलिस वाला राजकोट का जेलर है, जिसका खौफ इतना था कि कैदी इसे देखकर तितर बितर हो जाते और इससे इतना फासला रखते कि उसकी नजर भी उन पर ना पड़े। पर अब यही जेलर खुद भागता फिर रहा है। जी हाँ, इस जेलर को किसी अनजान गिरोह की तरफ से धमकी मिली कि वो उसे और उसके घर वालों को जान से मार देंगे। कल रात को 12:30 बजे के आसपास कोई अर्जुन लावड़िया करके, जहां मेरी फैमिली रहती है रेल नगर में राजकोट में, वहां रात को घुसा अंदर मकान में और धमकी दिया कि जो भरत को जिसने सड़ी की है, उसको परेशान किया है, तो मैं व्यास को मार डालूंगा और मेरे पूरे फैमिली को मार डालने की उसके धमकी दे के वो चला गया। फिर स्कॉर्पियो की वाइट कलर की गाड़ी में आया था और दूसरा भी था, उसने वो वापस लेके चला गया उसको। भरत का तो जो जेल में जो मुझे मार डालने के लिए वो छुरी लाया था, वो नशा करके पकड़ा गया था, तो उसके ये सपोर्ट में ये उसका ही आदमी है, अर्जुन लावड़िया जो आया था वो। और मेरे लड़के ने मुझे क्वार्टर पे फोन करके बुलाया, मैं गया उधर और तुरंत पुलिस भी आ गई। मैंने पुलिस को बुला के और हमने कल रात को फरियाद दाखिल कर दी। सुरक्षा को लेकर, आपकी निजी सुरक्षा के परिवार के लिए आपने कोई मांग की? हाँ, अभी मैं क्वार्टर में रहने के आ गया हूँ आज सुबह से, और मेरे फैमिली को शिफ्ट कर दिया है और जरूर पड़ेगी तो मैं पुलिस की रिएक्शन लूंगा। मामला दरअसल ये था कि कुछ ही दिनों पहले राजकोट जेल में एक खूंखार कैदी जिसका नाम भारत उर्फ कालिया है, उसे लाया गया, जिसके बाद से जेल में कई खतरनाक हथियार पुलिस वालों ने बरामद किए। और एक दिन जेलर को कोई अनजान फोन कॉल आता है और कहा जाता है कि उनके जेल में कैद भारत नामक अपराधी को कुछ भी तकलीफ देने पर जेलर और उसके परिवार वालों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि वो अनजान कॉल किसने और किसके कहने पर किया था। कल रात लगभग 12:30 बजे के आसपास जेलर साहब के घर पे 2 आदमी गए थे और उन्होंने उनके बेटे को धमकी दी है और उसमें से एक आदमी का नाम है अर्जुन लावड़िया, जो कि राजकोट ग्राम में की हद का रहने वाले हैं और उनको हमने पकड़ने के लिए टीम भेजी हुई है। होपफुली हम उनको नाप कर लेंगे। और दूसरा आदमी अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, बट ये बनाव जो है इस कारण से हम पहले भी इसको लेकर बहुत सीरियस थे, जेल सिक्योरिटी को लेकर। और अब हम जेल के अंदर जाने वाले जितने भी कैदी जब बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल या फिर कोर्ट में जाने के लिए, जब वो वापस आते हैं तो हमने सीपी साहब के हुक्म से हमने टीम्स बना करके अब से उनकी चेकिंग शुरू कर दी है जेल के बाद। जब वो जेल में एंटर करेंगे तो उनकी प्रॉपर चेकिंग होगी कि वो अंदर क्या चीज लेके जा रहे हैं, कोई इलीगल सामान तो लेके नहीं जा रहे हैं। क्राइम डेस्क के लिए गुजरात ब्यूरो, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत।
क्या आप परेशान हैं? क्या आप